धान की बुआई से लेकर अगले जो 30 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्रिटिकल होते हैं धान फसल के अंदर। इन दिनों के अंदर जो किसान अपनी फसल में अच्छे से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर लेता है, उन खेतों के अंदर तूफानी उत्पादन निकलता है। और जिन खेतों के अंदर किसान थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाता है, उन खेतों का उत्पादन है 100% डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे धान की बुआई से लेकर अगले 30 दिन तक हमें कौन कौन से खाद किस अवस्था के अंदर देने हैं, और धान के एक पौधे से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसी वीडियो शायद आपको पहले कभी कहीं देखने को नहीं मिली होंगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था, अब की बार मैं आप लोगों को धान की बुआई से लेकर कटाई तक वो सभी संपूर्ण जानकारियां दूंगा जिनकी आप लोगों को आवश्यकता है। तो दोस्तों, उसी क्रम के अंदर आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी धान की नर्सरी की, उसके बाद दूसरी वीडियो हमारी थी किन खादों को किस टाइम के ऊपर डाला जाए, विशेषकर कद्दू करते वक्त या फिर धान की बुआई करते वक्त हमें कौन कौन से खाद अपने खेतों में दे देने हैं। अब ये तीसरी वीडियो धान की बुआई करने के बाद अगले 30 दिनों तक हमें किस तरह से कौन कौन से खाद, विशेषकर यूरिया खाद है, वो किस टाइम के ऊपर देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, उनके साथ कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिलाकर अपने खेतों के अंदर देना है। तो भैया वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं धान की फसल के अंदर किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया देखिए, सबसे पहले जो 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास, जिनसे फॉस्फोरस, पोटासियम और नाइट्रोजन मिलती है, इनकी आवश्यकता तो किसी भी फसल को सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब डीएपी जिससे फॉस्फोरस मिला है, मैंने आप लोगों से पहले वीडियो के अंदर बताया था कि भैया डीएपी और पोटास है, उसकी पूरी मात्रा आपको कद्दू करते वक्त दे देनी है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जैसे अपने खेत की तैयारी की थी कद्दू करते वक्त, उनकी पूरी मात्रा अपने खेत के अंदर दे दिया। इसके साथ बहुत से किसानों की क्वेरीज थी, उनके दिमाग में एक बात थी कि भैया बहुत से लोग बताते हैं कि यार यूरिया को भी अपन को शुरुआती चरण में दे देना चाहिए, ताकि धान की जैसे अपन ट्रांसप्लांटिंग करें तो पौधे के अंदर जैसे जड़ें चले उस टाइम के ऊपर उसको भी नाइट्रोजन मिल जाए। तो भैया जो डीएपी अपन ने दिया है ना, देखिए डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है, 46% होता है फॉस्फोरस। अब नाइट्रोजन 18% शुरुआती चरण के अंदर जब पौधे की छोटी छोटी जड़ें होती है, पौधे को खाने के लिए थोड़े से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उस टाइम के ऊपर वो 18% जो नाइट्रोजन है ना, वो डीएपी के माध्यम से पौधा ले लेगा। रही बात फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस बहुत जरूरी है भैया। फॉस्फोरस अगर आपको पौधे को शुरुआती चरण में मिल जाएगा, और शुरुआती चरण में इसको आवश्यकता भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो आपके सिंगल पौधे की जो नीचे जड़ें हैं ना, जो व्हाइट रूट्स हैं, जो तीसरे दिन से निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो शुरुआती चरण में अगर उसको फॉस्फोरस की अच्छे से अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो नीचे जमीन के अंदर ज़्यादा जड़ों का विकास होगा। और जितने ज़्यादा नीचे तक जड़ें जमीन के अंदर जाएगी, तो जमीन के अंदर पड़े हुए जितने पोषक तत्व वो आपने चाहे पहले से डाल रखे हो आपके खेत के अंदर, पहले जो उर्वरा शक्ति है वो बाद में आपने जब कद्दू किया था उस टाइम पर जो भी आपने खाद डाले थे, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट हो, डीएपी हो, यूरिया हो, पोटास हो, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उनको अच्छे से अपटेक करने लग जाएगी। तो उम्मीद है आपने ये सभी काम तो पहले कर लिए होंगे। अब बात आती है इस वीडियो के अंदर मेन टॉपिक के ऊपर। जैसे ही हमने अपने खेत के अंदर धान की बुआई की, ट्रांसप्लांटिंग कर लिया, अब इससे आगे हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे एक सिंगल पौधे से ज़्यादा कल्ले बने। तो भैया देखिए, डीएपी, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट जैसे खाद तो हमने शुरुआत में बेसल डोज में दे दिए जब हमने कद्दू की थी। अब हमारे पास उन 3 मुख्य पोषक तत्वों के अंदर से कौन सा खाद बचा है? हमारे पास बचा है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की ही आवश्यकता अब अगले 30 दिनों के अंदर हमारी फसल को सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। नाइट्रोजन की बदौलत हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, नाइट्रोजन की बदौलत हमारी फसलों को जो पत्तियों के अंदर हरा कलर होता है ना, मतलब क्लोरोफिल निर्माण के अंदर भी सहायक होगा। साथ ही दिन के अंदर जो पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा सूर्य के प्रकाश की मदद से, उस टाइम के ऊपर नाइट्रोजन की बहुत बड़ी अहमियत होगी, बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाद है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को किस तरह से दें, ये समझने वाली बात है। बहुत से किसान तो बुआई करते वक्त दे देते हैं, बहुत से किसान बुआई करने के दूसरे दिन ही डाल देते हैं, कुछ 3 दिन बाद डाल रहे हैं, कुछ है वो 7 दिन बाद डाल रहे हैं, कुछ है 10-15 दिन बाद डाल रहे हैं। आखिर नाइट्रोजन को शुरुआत में हमें कब देना चाहिए? तो देखो भैया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे ही हम धान की नर्सरी से निकाल के पौधे को लेके आते हैं अपने दूसरे खेत के अंदर, जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अगले लगभग 3-4 दिन तक तो हमारा वो पौधा है ना, वो बेहोश होता है, बिल्कुल एक तरह से कोमे में होता है, उसको कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरे दिन से उनकी जो नीचे जड़ें हैं ना, वो नई निकलनी स्टार्ट होती है, जो व्हाइट रूट्स है ना, वो पौधे को चौथे दिन 5वें दिन जाके थोड़ा बहुत चेत होता है, वो खड़ा होता है कि भैया मैं भी कहीं पे हूँ। और अगले जो 10 दिन होते हैं ना, तब तक उसके अंदर अच्छे से नीचे जड़ें हैं वो ज़मीन में फैल जाती, पौधा है वो अच्छी तरह से एकदम होश में आ जाता है। 10वें दिन वो होश में आने के बाद वो बोलता है जड़ों को कि भैया अब मेरे को माल दो, मेरे को अब खिलाओ,
अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगले जो 10 से 15 दिन हैं उनके अंदर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करूँगा, ताकि मैं अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सकूँ। तो उस टाइम के ऊपर नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, नाइट्रोजन के साथ कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बताता हूँ अब क्या करना है। जैसे ही हमारी फसल 10वें दिन के अंदर पहुँच जाती है लगाने के बाद, उस टाइम के ऊपर आपको लेना नाइट्रोजन का 1 बैग पूरा। अगर आपने कद्दू के टाइम पे या फिर बुआई करने के दूसरे दिन नाइट्रोजन डाला है तो इसको आप कम भी कर सकते हो, 30 किलो भी कर सकते हो, 35 किलो भी कर सकते हो। अगर आपने शुरुआत से नाइट्रोजन का दाना भी नहीं दिया है तो भैया 10वें दिन 11वें दिन आपको लगभग 1 बैग यूरिया का लेना है। उस 1 बैग यूरिया के अंदर अब आपको क्या मिलाना है, देखिए ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है और यही आपकी फसल को अच्छी ग्रोथ देगा, आपकी फसल को शुरुआती चरण में अच्छा बूस्ट देगा। इसके अंदर आपको 10 किलो जिंक सल्फेट जो 21% वाला आता है, विशेषकर बता रहा हूँ आप लोगों को 21% वाला, क्योंकि 33% की तुलना में मेरा खुद का अनुभव है 21% वाले के रिजल्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 21% वाला आपको 10 किलो जिंक लेना है और इनके साथ आपको जो फर्स्ट डोज है ना यूरिया की वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1 एकड़ का आपको पूरा ये मात्रा बता रहा हूँ इन दोनों तीनों चीज़ों का। इनके साथ आपको लगभग 3 किलो सल्फर ले लेनी है भैया 80% वाली। इसके साथ अगर आपने शुरुआत में बुआई करते वक्त, बुआई करने के दूसरे दिन या तीसरे दिन क्लोरोपाइरीफॉस पानी के साथ चलाया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस टाइम के ऊपर आप क्लोरोपाइरीफॉस नहीं चला पाए तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको इन्हीं खादों के अंदर जो यूरिया है, जिंक सल्फेट है और जो सल्फर है, इनके अंदर आपको 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस है वो मिला लेना है, ताकि हमारी जड़ों के अंदर, हमारे खेत के अंदर अगर कोई नीचे ज़मीन में हानिकारक कीट होंगे तो वो शुरुआती चरण में ही खत्म हो जाएंगे। हमारी फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी इंसेक्टिसाइड है। इन सबको लेने के बाद आपको खाद के अंदर अच्छे से मिला लेना है। जो हमने ये सल्फर लिए ना, सल्फर की बदौलत आपके खाद को पानी बढ़ने से सल्फर रोकेगी। दूसरा, सल्फर का इस टाइम के ऊपर काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तरह से ये फंजीसाइड का भी काम करेगी। दूसरी तरफ आपका खेत अगर लॉक हो चुका होगा ऊपर से, क्योंकि धान के खेतों के अंदर पानी भरा रहता है, बहुत से खेतों कलराठी मिट्टी होती है, उनके अंदर पानी को अच्छे से वो मिट्टी सोख नहीं पाती है और ऊपर ही वो रोक लेती है पानी को। एक तरह से ऊपर से वो ज़मीन हमारी लॉक हो जाती है तो उस लॉक को भी तोड़ेगा। ज़मीन के रोम छिद्र है ना, उनको भी खोलने में बहुत ज़्यादा मदद देगा और साथ ही अगर आपकी ज़मीन का पीएच लेवल थोड़ा हाई होगा उसको भी मेंटेन करेगा। तो सल्फर का भी बहुत बड़ा योगदान इस टाइम के ऊपर। इन सबको मिलाकर अपने खेत के अंदर आपको छिटक देना है। छिटकते वक्त आप कोशिश कीजिएगा भैया खेत में पानी है ना वो बिल्कुल कम होना चाहिए। ऐसे आप लोगों को बता देता हूँ भैया, धान के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डाला जाता है, सबसे ज़्यादा यूरिया डाला जाए तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि आधा जो खाद हम डाल रहे हैं ना, चाहे यूरिया हो या कोई भी पोषक तत्व अपन डाल रहे हैं ऊपर से पानी के अंदर, वो आधा तो लीच डाउन हो जाता है, वो नीचे चला जाता है, वो कोई काम का नहीं होता है। कोशिश कीजिए इस टाइम के ऊपर थोड़ा खेत के अंदर पानी कम हो, उस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर इसको छिटक दीजिए। अब ये काम करने के लगभग 10 दिन के बाद जैसे आपकी फसल लगभग 20 दिन की, 22 दिन की हो जाती है, तब तक आपकी फसल है ना वो देख लेना एकदम तंदुरुस्त, एकदम हेल्दी और हरी भरी हो जाएगी उस टाइम के ऊपर। फिर अपन को यूरिया की दूसरी डोज लेनी है। अब दूसरी यूरिया की डोज के अंदर हमें क्या लेना है, अब लगभग 35 किलो से और 45 किलो के बीच में, मतलब 1 बैग तक आप ले सकते हो यूरिया का। इसके साथ आपको लेना 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। अब जिंक सल्फेट हमने शुरुआती चरण में दे दिया फर्स्ट डोज में, दूसरी डोज के अंदर अपन दे रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ आपको 10 किलो लेना है फेरस सल्फेट। इन सबको मिलाकर अपने खेत के अंदर छिटक देना है। अब हमारी फसल 20 दिन की अवस्था के अंदर है। अब हमारी फसल के अंदर क्या होगा भैया, कल्लों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ, मेरा ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आपकी फसल अगले 4 से 5 दिन के अंदर ना अलग ही दिखाई देने लग जाएगी दूसरे खेतों की तुलना में। और अब जो इसके अंदर से निकल रहे कल्ले हैं ना, वो कल्ले भी आपको दूसरे खेतों की तुलना में, या जिन खेतों के अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं डला है ना, उनसे कहीं ज़्यादा कल्ले आपके इस खेत के अंदर निकलने वाले। पूरा खेत एकदम लस ग्रीन हो जाएगा। अब बात आती है जैसे हमारी फसल लगभग 30 दिन या 35 दिन की हो जाती है, वो आपकी वैरायटी के ऊपर है भैया। आपको जो 3 डोज यूरिया की पूरी करनी है ना, वो आपकी वैरायटी के अनुसार है। आपने 90-95 दिन की वैरायटी बो रखी तो आपको 30-32 दिन के ऊपर तीसरी यूरिया की जो डोज है ना वो दे देनी। अब तीसरी डोज के अंदर आपको यूरिया कितना लेना है, अगर आपका खेत एकदम लस ग्रीन हो चुका है, बिल्कुल एकदम हरा भरा हो चुका है, तो आप यूरिया की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हो। आप 30 किलो 35 किलो यूरिया कर सकते हो पूरे 1 बैग से घटा के। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मज़े नहीं आए, तो भैया पूरा 1 बैग है ना वो यूरिया का आप ले लीजिए।
अब उस यूरिया की तीसरी डोज में हमें क्या मिलाना है, उसमें मिलाना है भैया 500 ग्राम थाइफेनेट मिथाइल रोको के नाम से आता है, या और भी आपको कोई दूसरे नाम से मिल जाएगा, कोई भी आप ले लीजिए। अच्छा थाइफेनेट मिथाइल फंजीसाइड है ना 500 ग्राम, वो लेके और उनको मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। भैया आपके खेत के अंदर जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता थी पौधों को, वो मिल गया। आपकी फसल के अंदर जमीन से संबंधित या फिर जड़ों के अंदर जो लगने वाले जो भी फंगस जनित बीमारी है ना, वो कंट्रोल हो गई। जमीन के अंदर जितने भी हानिकारक जो कीट थे नीचे जमीन में, वो खत्म हो जाते हैं। ये सब काम करने के लगभग 1 या 2 दिन के बाद, मतलब जैसे आपकी फसल लगभग 33, 34, 35 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर आपको एक स्प्रे और करना है। जितनी भी रही बची जो कसर है ना, वो इस स्प्रे के अंदर पूरी हो जाएगी। आपकी फसल को ना लोग दूर दूर से देखने आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। अब उस स्प्रे के अंदर क्या लेना है, 1 किलो आपको यूरिया लेना है, 250 ग्राम इसके अंदर आपको मैग्नीज लेनी है, मैग्नीज सल्फेट आती है ना जो, वो ले लेनी है। लगभग 500 ग्राम आपको इसके अंदर फेरस सल्फेट लेना 19% वाला, और इन सबको 150 लीटर पानी के अंदर मिला के अपने खड़े खेत के अंदर, अपनी खड़ी फसल के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। दूसरी तरफ बाजार के अंदर इस टाइम के ऊपर बहुत से चिलेटेड फॉर्म में भी ये माइक्रोन्यूट्रेंट अवेलेबल है। यूरिया तो आप ले सकते हो, मैग्नीशियम भी चिलेटेड में आ रहा है, जिंक भी आ रही है, फेरस भी आ रही है, ये सभी आपको चिलेटेड में मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो तो भैया थोड़े खर्च के अंदर बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए मैं अभी जो आप लोगों से बताया, 1 किलो यूरिया लीजिए, 250 ग्राम मैग्नीज लीजिए और 500 ग्राम फेरस सल्फेट ले लीजिए। इन सबको 150 लीटर पानी के अंदर मिला के अपनी खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इससे आगे हमें क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।